नमस्कार। कृषि दर्शन लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय पशुधन में पैर तथा मुंह में होने वाले रोग, रोकथाम व नियंत्रण। दर्शकों, बीमारियां इंसानों में हो या पशु पक्षियों में, उसका सही समय पर इलाज करना बहुत आवश्यक होता है। आज के कार्यक्रम में हम पशुओं के मुंह तथा पैरों में होने वाले बीमारियों के लक्षण, रोकथाम व नियंत्रण के विषय में आपको जानकारी देंगे। जानकारी के साथ विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है कैरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जयसुंदर सर। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये एक लाइव शो है। आज का हमारा विषय से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इसी समय हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर सोशल प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव हो चुका है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक आईडी दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर और हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो विषय है पशुओं के मुंह और पैरों में होने वाली बीमारियां, इस शीर्षक से ही शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और हम जानना चाहेंगे कि पशुओं में जो ये मुंह और पैरों की जो बीमारियां हैं वो क्या होती है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों और कृषकों को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे आज का जो विषय है पशुओं में होने वाले पैर और मुंह का जो बीमारी है, आमतौर पर इसे हम कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। जैसे नाम से ही है कि पशु में होने वाले पैर और मुंह में होने वाली ये बीमारी। ये जो बीमारी है बहुत ही एक भयंकर बीमारी है, एक विषाणु जनित रोग है और बहुत ही एक भयंकर का मतलब क्या है कि बहुत ही संक्रामक, जो आमतौर पर आजकल हम जो देख रहे हैं एक कोरोना जैसे एक महामारी का रूप धारण कर लेती है, उसी तरह ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है, खुरपका एवं मुंह पका या तो पैर में मुंह में होने वाले जो रोग है, ये भी एक बहुत ही भयंकर महामारी का रूप धारण कर लेती है। और ये जैसे कि एक मवेशी में आ गया तो तुरंत दूसरे पशुओं में भी तुरंत फैल जाता है। और कई बार ये देखा गया है कि देश प्रदेश में भी, मतलब मान के चलिए कि एक देश में हो रहा है, उसके आसपास के जो दूसरे देश है, यानी कि जो हम जो देश है उसमें भी ये फैल जाता है। तो ये बहुत ही एक भयंकर और संक्रामक बीमारी है जी। जिस तरह की इस समय हम दर्शकों आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है जी। तो सर, आपने बताया कि ये एक महामारी है, तो ये फैलने वाली बीमारी है, जाहिर सी बात है। तो ये जो प्रजातियां हैं जो पशुओं की, एक कुछ प्रजातियों में ही ये बीमारियां हो सकती है या इसके चपेट में सारे पशु आ सकते हैं, ये बताइए। नहीं, ये एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि ये फुट एंड माउथ डिजीज जो है, जिनके खुर जो है फटे होते हैं, या तो ओपन या तो खुले हुए होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गाय, भैंस, सुअर, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इनके अगर आप पैरों के जो खुर है उसे देखेंगे कि ये खुला रहता है। तो ये जो बीमारी है इन पशुओं में देखा गया है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र में भी दूसरे पशु पाए जाते हैं, जैसे हम मिथुन कहते हैं, याक कहते हैं, उनमें भी ये बीमारी देखा गया है। दूसरे जो मवेशी है इसमें ये बीमारी देखा नहीं गया है। जैसे मुर्गी हो गया है, बतख हो गया है, पक्षी हो गया है, इसमें ये बीमारी देखा नहीं गया है। अच्छा, तो सर जैसे कि एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, एक संक्रमण रोग है, संक्रामक रोग है जो फैलता है। और अभी हाल में हमारा जो पूरा विश्व है कोविड-19 से जूझ रहा है, और ये भी सुनने में आता है, कहा जाता है कि कोविड-19 एनिमल्स को भी हो सकता है जी। हाँ, तो क्या ये बीमारी इंसानों को हो सकती है? जैसे ये बीमारी को जब से मतलब जाना गया है या तो पहचाना गया है, करीब 200 साल हो गए हैं ये बीमारी को देखते हुए। तब से आज तक पूरे विश्व में इसको हम देखते हैं कि भारत का जो हमारा पूरा क्षेत्र है इसे एक एंडेमिक जोन माना जाता है। साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसको भी एक एंडेमिक जोन माना जाता है, और जो यूरोप है उसके भी कुछ क्षेत्र में एंडेमिक जोन माना जाता है। इसके अलावा जो दक्षिण अमेरिका है उसमें भी कुछ कुछ देश हैं, इसे एक एंडेमिक जोन माना जाता है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया हो गया है, अमेरिका हो गया है, न्यूजीलैंड हो गया है, ये बीमारी से मुक्त है। जैसा कि आपने एक प्रश्न रखा था कि जैसे जो कोरोना है, जो महामारी अभी आमतौर पर पूरा विश्व इससे ग्रसित है, ये मनुष्यों से जानवरों में भी होता है। आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज, ये सिर्फ
पशुओं में होता है, ये मनुष्यों में होने वाला बीमारी नहीं है। हालांकि कुछ एक दो केसेस में देखा गया है कि जो पशुपालक है इस बीमारी से जो ग्रसित है, उस जानवरों के संपर्क में आने से कुछ हल्का बुखार देखा गया है, लेकिन इसे हम पूरी तरह से मान के चलेंगे कि ये पशुओं में होने वाली बीमारी है, मनुष्यों में इससे बीमारी कुछ भी नहीं हो सकता है। सर, ये जो बीमारियां हैं, जो मुंह और पैर की बीमारी, ये जो कैसी स्थिति होती है जिसमें ये पनपता है और फैलता है पशुओं में? जैसा आपने जिक्र किया कि कोरोना वायरस है, ये भी एक बहुत ही एक सूक्ष्म एक वायरस होता है, विषाणु जनित रोग है। और जो भी विषाणु से होने वाले जो भी रोग होते हैं, ये तुरंत ही फैलता है। मतलब जो संक्रमण होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ पे कि कोई भी कृषक के पास में 100 जानवर है या तो 100 मवेशी है, अगर एक भी जानवर में आ गया तो इसका कम से कम 2 से 14 दिनों के भीतर में ये पूरे जो 100 के 100 पशु है इसमें फैल जाएगा। और इसका फैलने का कारण भी हो सकता है या तो हवा से फैल सकता है, पानी से फैल सकता है, दूषित जो बर्तन है उससे फैल सकता है, मतलब जो पशुपालक है काम करते हैं उसके हाथ या पैर से भी फैल सकता है, चारे से भी फैल सकता है, दाने से भी फैल सकता है, कपड़े से भी फैल सकता है। कई कई केसेस में ये देखा गया है कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इसका जो विषाणु है 2000, 3000, 4000 किलोमीटर तक हवा में तैर कर भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में, मॉइस्चर, उसमें ये वायरस पनपते हैं और 2000-4000 किलोमीटर तक भी ये फैलकर आराम से चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ अंडमान आप देखिए कि हमारा चारों तरफ अंडमान ये सुरक्षित है, चारों तरफ हमारा पानी है। एक तरह से हम अपने आप को एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन या तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में मानते हैं और तुलना करेंगे कि अगर हम मेनलैंड के अपेक्षा यहाँ पे बहुत सारी बीमारी यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि इसका संक्रमण एक महामारी हुआ था 2005 में, जब सुनामी हुआ था 2004 में। उसके बाद में 2005 में आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे खाने का प्रॉब्लम हो गया था, पशुओं का चारा की कमी हो गई थी। तो उसको बाद में मेनलैंड से बहुत सारे फीड, दाना और चारा का हम लोगों ने यहाँ पे मंगाया था। तो उस वक्त ये पता चला कि ये जो इसका वायरस है ये चारे के माध्यम से यहाँ पे हमारे आइलैंड में प्रवेश किया था और 2005 जनवरी में इसका पहला महामारी इसमें हम लोगों ने देखा था। और उस वक्त भी करीब करीब 1000 से लेकर 1500 यहाँ पे जो पशु हैं इससे ग्रसित हुए थे इस महामारी से। उसके बाद 13 वर्षों तक इसका जो भी प्रकोप है यहाँ पे इन द्वीप समूह में देखा नहीं गया है। उसके बाद फिर पिछले 2 साल पहले 2018 में फिर से इस बीमारी का हमने यहाँ पे देखा कि इसका प्रकोप हुआ है। और उस वक्त भी हम लोगों ने देखा है कि करीब करीब 1,500 से 2,000 जो पशु, और इस वक्त का जो महामारी था 2018 में, उसमें हम लोगों ने देखा है कि गाय भैंस के अलावा ये बकरी और सुअर भी इससे ज्यादा इसमें ग्रसित हुए थे। ठीक, और बात यहाँ पूछना चाहूँगी सर कि जैसे कि आपने कहा कि जब सुनामी के समय बाहर से चारा आया तो ये रोग फैला, तो 2018 में जब हुआ तो उसका क्या कारण था कि ये बीमारी हमारे द्वीपों में जानवरों में पाई गई दोबारा से? इस वक्त भी हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उस वक्त हम लोगों ने ये पाया कि इसका जो शुरुआत हुआ था 2018 में सिटी में, यानी कि शहर में इसका पहले देखा गया था कि हैडो के एक क्षेत्र है वहाँ से। और उस वक्त हम लोगों ने अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि बहुत सारा आप देखे होंगे कि यहाँ पे फल और सब्जी मेनलैंड से आते हैं और उसके साथ में पैकिंग मटेरियल के रूप में जो स्ट्रॉ होते हैं, पुआल जो हम जो बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने जब ये अध्ययन करके देखा कि ये इसका संक्रमण पुआल के माध्यम से होने का एक चांसेस हो सकता है, ऐसा करके हम लोगों ने एक स्टडी करके ये पता लगाया। तो यही एक कारण हो सकता है। और हैडो में जब इसका प्रकोप देखा गया उसके बाद धीरे धीरे पास वाले जो क्षेत्र है गांव में ऐसे फैलते फैलते फरारगंज तहसील तक भी इसका चला गया था। उस वक्त हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इसमें पशु ग्रसित हुए थे, गाय भैंस बकरी। और जैसे मैंने कहा कि हालांकि इसका जो लक्षण है मुख्य रूप से गाय में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन इस बार का जो प्रकोप था बकरी और सुअर में भी बहुत ही इसमें ज्यादा लक्षण देखा गया है। तो सर आप लक्षण के बारे में बता रहे हैं, तो जो विस्तार से हम चाहेंगे कि जो लक्षण है, आपने जो गाय सुअर ये सब में लक्षण तो पाए गए, तो जो लक्षण जो होते हैं पशुओं में किस तरह के लक्षण है जिसे देखे किसान भाई हमारे और उन्हें लगे कि हाँ अब ये बीमारी के चपेट में हमारे पशु आ रहे हैं, तो उन्हें क्या देखकर पता चलेगा? जैसे कि नाम से ही ये है कि फुट एंड माउथ डिजीज, ये मुख्य रूप से मुंह और पैर में होने वाला जो बीमारी है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये बीमारी आएगा,
मुख्य रूप से गाय में हम लोग कहते हैं कि ये मेन होस्ट है। मेन होस्ट का मतलब है कि उसमें जो लक्षण है ये इसमें आएगा। और उसके बाद ये होगा कि ये आप देख सकते हैं कि आप ये फोटो में भी मुंह में ये आप छाले देख सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही एक टिपिकल एक लक्षण होता है। इसी तरह आप देखिए बहुत ही लाल टपकता है मुंह में भी और लाल हो जाता है। जीभ में देखिए छाले उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी इतने छाले हो जाते हैं कि इनको खाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुंह से लार का टपकना, मुंह में एकदम लाल ये हो जाता है, जख्म हो जाता है। तो ये सारे जो है लक्षण बहुत ही एक टिपिकल जो हम मुख्य लक्षण बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज के। ये देखिए फोटोग्राफ में बहुत ही एक जो मुख्य लक्षण जो देखा जाता है फुट एंड माउथ डिजीज में, ये फोटो में दिखाया गया है। तो इस मेरे बोलने का ये मतलब है कि ये जो बीमारी का जो मेन लक्षण है मुंह और पैर में ही मुख्य रूप से देखा जाता है। पैर में आप देखिए कि पैरों के जो ये खुर है इसमें इसके बीच में जो है जख्म हो जाता है। कई सारे केसेस में देखते हैं कि लेमनेस यानी कि लंगड़ापन हो जाता है, पशु चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। जीभ में जब छाले उत्पन्न हो जाते हैं तो खा नहीं सकता है, लार टपकता है शुरू में। और ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें एक जो छोटा सा जो बछड़ा है मरा हुआ है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो लक्षण है मुख्य रूप से बड़े जानवरों में ज़्यादा देखा गया है, लेकिन छोटे जानवरों में कुछ भी लक्षण ऐसा दिखाई नहीं देगा। लेकिन अचानक से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के कारण ये होता है कि इनके हार्ट में मायोकार्डिटिस होता है, हो जाता है, हार्ट का फेल हो जाता है। यही एक कारण होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। नहीं तो क्या होता है कि मृत्यु दर आमतौर पर बड़े जानवरों में 2%, मतलब 100 जानवर अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं तो मृत्यु दर सिर्फ 2 होगा। लेकिन जो बीमारी से जो इफेक्ट होगा, मतलब जो लक्षण दिखाएगा, 100 के 100 जानवरों में ये बीमारी के लक्षण दिखाएगा। लेकिन जैसे आप सोच रहे होंगे कि जब इतना मृत्यु दर इतना कम है तो हम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं इस बीमारी से। इसका जो लॉस होता है, दूध उत्पादन में लॉस होता है। आमतौर पर एक आंकड़ा मैं आपके सामने, ये दर्शकों के सामने मैं देना चाहूँगा। एक अध्ययन के बाद हमें ये पता चला है कि पूरे भारतवर्ष में करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया सालाना इस बीमारी के द्वारा हमें नुकसान होता है। और ये जो नुकसान है सीधे सीधे रूप से दूध उत्पादन में गिरावट के कारण होती है। क्योंकि जैसे ये बीमारी आएगा, पशु जो है खाना बंद कर देगा, दाना पानी बंद कर देगा, तो जो भी दूध देने वाले जो पशु है वो दूध देना बंद कर देगी। जैसे ही दूध देना बंद कर देगी तो उसमें बहुत ही किसानों को नुकसान होता है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि इसमें पूरे रूप से बांझपन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो बैल हो या तो गाय हो। तो इस तरह का जो लक्षण है तो आमतौर पर 2 या 14 दिन तक ये इस तरह का लक्षण देखा गया है पशुओं में। मतलब सर अभी इतने अच्छे से क्लिप्स में हमने आपने बताया कि जो लक्षण है उन्हें शारीरिक तौर पर हमें बहुत ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। अगर हम पशुपालन के व्यवसाय में हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी हर स्थिति, हर एक्टिविटी पे हमारा ध्यान रहे। तो सर अभी जैसे कि हमने देखा कि उनके खुर पे, उनके जीभ में जिस तरह के जो लक्षण हमने देखे, क्या ये लक्षण सिर्फ फुट और माउथ डिजीज हो सकते हैं या फिर डायग्नोसिस करने के आपके कुछ अलग तरीके हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि जैसा ये बीमारी का नाम ही है फुट एंड माउथ डिजीज, तो इसमें मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहूँगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गाय जो है मेन होस्ट है, और इस तरह के जो लक्षण है अभी जो आपके सामने क्लिप्स भी जो हमने दिखाए हैं, तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे सिर्फ गाय या तो भैंस है, इसमें इस तरह के लक्षण आते हैं। और इस तरह के जो लक्षण है सुअरों में भी आने की संभावना है। इसके अलावा जो बकरी होती है और जो भेड़ होते हैं, इसे हम ये इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, उसमें इस तरह का, या तो रिजर्वेयर होस्ट कहते हैं, उसमें इतना लक्षण आएगा नहीं, बस खाली लंगड़ापन का समस्या हो सकता है। अपने इस बातचीत को जारी रखेंगे। कॉलर लाइन पे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम, मैं वंदूर से सविता बोल रही हूँ। नमस्कार सविता जी, प्रश्न बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। एक्चुअली हमारी 10 गाय है सर। ओके। तो कुछ दिन पहले एक गाय के मुंह में बीमारी हुआ था, शायद खुर पका और मुंह पका बीमारी है। अच्छा। तो हमने ट्रीटमेंट कराया गाय का, लेकिन वो धीरे धीरे दूसरे गाय को भी फैल रहा है सर। अच्छा। तो क्या करें, खाने पीने का ध्यान रखे या गाय को अलग रखे? ये कितने दिन पहले आपने देखा था इस तरह का जो लक्षण आपने जो बता रहे हैं?
1 महीना पहले 1 महीना एक गाय पहले। को हुआ था। अच्छा, कैसे लक्षण था शुरू में? इसमें तेज ज्वर था, बुखार आया था? वो नहीं, बुखार तो नहीं आया था, वो उसका मुंह नहीं, में रेड रेड सा हो गया था और खा नहीं पा रही थी वो। मुंह में मतलब जो जैसे मैंने अभी जो पिक्चर दिखाया था, जीभ में भी छाले उत्पन्न हो गए थे? हाँ जी जी मसूड़ों जी में, जी, दांत जख्म के टाइप मसूड़ों का। में? हाँ, जख्म टाइप का हो गया था जी। और दूसरे जानवरों में भी फैला था? जी उसके लिए दवाई लगाए थे नहीं खाने नहीं, के मैं लिए क्या ही पूछ ये। रहा हूँ कि ये जो जी। बीमारी है, जैसे आपने देखा ना कि ये जो छाले हैं कितने दिन में उत्पन्न हुए थे? हेलो। हाँ हाँ, जो मुंह में जो छाला है, जख्म है, कितने दिन के जी, बाद में उभर के आया था? 1 महीना लगा था। पहले तो थोड़ा सा हुआ था, हमें लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो फिर पूरा बढ़ गया। नहीं, तो ये खाने मुझे, पीने का हाँ, ध्यान। नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं अभी बताने वाला था, क्योंकि बहुत सारा बीमारी ये फूट एंड माउथ डिजीज का तरह हो सकता है। वेसिकुलर एक्जेंथीमा भी होता है, स्टोमेटाइटिस भी होता है, बहुत सारा ये हो सकता है। फूट एंड माउथ डिजीज जब भी होगा तो उसमें पहला है कि तेज बुखार होगा, ठीक है, उसके बाद में खाना बंद कर देगा, थोड़ा लंगड़ापन होगा, मुंह से बहुत ही झाग निकलेगा, लार टपकेगा। ऐसे कुछ दिख रहा था आपको? सर लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। लाइन जी जी डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन अगर जी। आप सुन पा रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो लक्षण है मेन, जो आप देखेंगे कि पहले दूसरे दिन में आपको तेज ज्वर होगा, लार टपकेगा, मुंह से बहुत झाग उत्पन्न होगा, और 3 या 4 दिन के अंदर में ये जो छाले है या तो जो जख्म है, ये जीभ में आ जाएंगे, मसूड़े में आ जाएंगे, पैर के बीच में आ जाएंगे। इसके लिए आपने पूछा था कि जैसे इसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें इसको अलग करना चाहिए, दूसरे जानवरों से अलग करना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया कि एक ये जो बीमारी है तुरंत जो है फैल जाता है, और फैलता है, ये झाग से फैलता है, पानी से फैलता है, दूषित बर्तन से फैलता है, हम लोग जो किसान देखभाल करते हैं उसके हाथ से फैल जाता है, कपड़े से फैल जाता है, हवा से फैल जाता है। जी जी। जी चलिए सविता जी, हमें आशा है कि आपने डॉक्टर साहब ने जो कहा आपको समझ में आया होगा, और वीडियो क्लिप्स के माध्यम से भी जो क्लिपिंग दिखाए उससे भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो सर डायग्नोसिस, उसके बारे में आप जी बता जी, रहे थे। हाँ। देखिए, डायग्नोसिस जैसे ये अभी एक जो महिला है वो भी पूछ रही थी, क्योंकि इस तरह के जो लक्षण हैं दूसरी बीमारी में भी हो सकते हैं। जैसे कि आजकल भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो डायग्नोसिस जो लेबोरेटरी लेवल में हम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता है कि हम लोग सीधे रूप से हम लोग लक्षण देख के पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी है। हालांकि फूट एंड माउथ डिजीज या तो खुरपका, मुंहपका बीमारी को भी हम लोग देखकर लक्षण पता लगा सकते हैं, लेकिन इसका पूरे 100% हम लोगों को अगर कंफर्म होना है तो इसके लिए हमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमें इसका जो ब्लड है, खून के नमूने का हम जांच कर सकते हैं। इसके अलावा जो छाले हैं, छाले को भी हम काट कर उसे हम ये कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, दर्शकों, जैसे इस कि वक्त हाँ आप देख रहे दिखा है हैं कि आपको स्क्रीन पे। टिश्यू हम जो कलेक्ट करते हैं, टिश्यू को हम लैब में लाते हैं, उसको हम ट्राइचुरेट करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। उसके बाद में इसमें जो है, जैसे इसमें 3 टाइप के होते हैं मुख्य रूप से, सीरोटाइप ओ, ए, एशिया 1। हालांकि आमतौर पर देखा गया है कि सीरोटाइप ओ जो है ये ज्यादा से ज्यादा देखा गया है, 85% केसेस में सीरोटाइप ओ से होने वाले बीमारी देखा गया है। तो इसके लिए लैब में होने वाला जो परीक्षण है ये बहुत ही जरूरी है। हालांकि हम पता लगा सकते हैं कि ये एफएमडी है हम लक्षण देख के, लेकिन एफएमडी में भी जैसे सीरोटाइप ओ से हो रहा है, ए से हो रहा है या एशिया 1 से हो रहा है, इसके लिए हमें लैब में पता लगाना बहुत ही जरूरी है। इसके हिसाब से फिर हम लोग आगे इसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वैक्सीन कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि जो भी कृषक है या तो पशुपालक है देख रहे हैं, इस तरह के जैसे भी लक्षण दिखेंगे हमें सूचित करें, हम आकर उसका सैंपल जो है कलेक्ट करेंगे और लैब में लाकर उसका हम लोग यहाँ पे परीक्षण करेंगे। जी 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 सर, इस वीडियो जो अभी हमने दिखाया उसके माध्यम से हमारे जो किसान भाई है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा मतलब जानकारी मिली होगी कि कैसे करना है, क्या है। तो सर अब आपने डायग्नोसिस के बारे में बताया, तो जो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, किस तरह के कदम जो स्टेप बाय स्टेप इस खुरपका और मुंहपका बीमारी की का इलाज होता है, ये बताइए। किसी भी बीमारी का इलाज के लिए एक्चुअली क्या कहते हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट में उसका इलाज, सही तरीके से इलाज जो है बहुत ही जरूरी है।
इसके लिए भी जैसे मैंने बताया कि इस बीमारी का अगर हम सही से पता लगा दें, लेबोरेटरी लेवल में हम इसका डायग्नोसिस कर लें, तो इलाज भी हम उसी तरह कर सकते हैं। हालांकि कोई भी विषाणु जनित जो रोग होता है, इसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोगों को भी आजकल बहुत ही अवेयरनेस आ गया है सोशल मीडिया के या तो टीवी से भी। जो भी जैसे कोरोना वायरस है, वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग बनना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी तरह एंटीवायरल ड्रग फुट एंड माउथ डिजीज के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन, या तो हम जिसे टीकाकरण कहते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने वैक्सीनेशन कंट्रोल का इसका कार्यक्रम शुरुआत की थी 2003-4 के ईयर में, और अब तक करीब अंडमान में भी 26 राउंड वैक्सीनेशन हो गया है। और वैक्सीनेशन का नियम यह है कि हर 6 महीने के अंतराल में इसे वैक्सीन देना पड़ता है। और ये वैक्सीन जो 2003 और 4 में इसकी शुरुआत की गई थी फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत, इसे शुरू में 54 डिस्ट्रिक्ट में ही शुरुआत की गई थी। उस वक्त हमारे अंडमान निकोबार का भी तीनों डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद 2017 और 18 में ये निर्णय लिया गया कि पूरे जो इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 750 के करीब आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में ये कंट्रोल प्रोग्राम का कार्यक्रम चलाया जाए। और 2019 में भारत सरकार ने एक कार्यक्रम का शुरुआत किया है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल जो प्रोग्राम है, इसमें 2 बीमारी को लिया है, एक है फुट एंड माउथ डिजीज और एक है ब्रूसेलोसिस। इस 2 बीमारी को ये मतलब संकल्प लिया गया है कि 2025 से 2030 तक ये बीमारी से हम पूरे देश को मुक्ति दिलाएंगे, और इसका एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। और जो वैक्सीनेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी सर्विसेज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन उसके द्वारा किया जाता है। और उसके बाद जो खून का जो परीक्षण है, इसका जो टेस्टिंग है, वो हम लोग हमारे संस्थान में इसको निरंतर इसको हम लोग करते रहते हैं 6 महीने के अंतराल में। और 6 महीने के अंतराल में ये जैसे मैंने बताया कि पहले सिर्फ गाय और भैंस में दिया जाता था, लेकिन अभी ये निर्णय लिया गया है कि छोटे मवेशी या तो छोटे जो रिम्यूनेंट्स हैं, जैसे शीप हो गया है, गोट हो गया, हालांकि यहाँ पे भेड़ नहीं है, गोट यानी कि बकरी और सुअर में भी इसका वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है शुरुआत हो चुका है। और मैं निवेदन भी करूंगा कि जो भी पशुपालक है, जिस तरह के लक्षण होते हैं, जब भी पशु पालन का जो हमारा विभाग है वैक्सीनेशन के लिए जाता है, तो उसको आप बहुत ही कोऑपरेट करें। और इसमें क्योंकि भागीदारी पशुपालकों की भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट या तो गवर्नमेंट अगर एक कदम बढ़ाता है, तो अगर जो भी पशुपालक है वो भी साथ मिलकर चले, तो हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो जैसे कि आपने पहले बताया कि हर साल इस बीमारी से करोड़ों धनराशि जो है उसका नुकसान होता है, और हमारे जो किसान भाई है जो पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं, और उन्हें बहुत नुकसान होता होगा सर। तो इसका नियंत्रण के लिए सब लोगों की भागीदारी, सहभागिता ज़रूरी होती है। तो आप किस तरह की सहभागिता या भागीदारी नियंत्रण के लिए किसान भाइयों से आप कहना चाहेंगे? इसका नियंत्रण के लिए एक्चुअली क्या है कि हर स्टेज में इन्वॉल्वमेंट पे एक तो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। हालांकि हमारे देश में जो मवेशी है, इसका यानी कि गाय का जो स्लॉटर है, ये तो लीगल रूप से नहीं है। इसके लिए हमें यही करना चाहिए कि जब भी इस तरह की जो बीमारी आता है कि इस तरह का हमें एक डिक्लेयर करना चाहिए, एक नोटिफिकेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। जब भी ये बीमारी आ गया तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, अधिसूचना जारी करता है गवर्नमेंट। तो जो भी गांव होते हैं उसमें क्वारंटाइन, यानी कि जो भी वहां से आना जाना एकदम बंद हो जाता है, उस गाय को मतलब जो है क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। वहां पे जितने भी जो जानवर है उसको अलग करना पड़ेगा, और उसका जो ट्रीटमेंट है, मतलब जो ग्रसित जानवर है उसका अलग से ट्रीटमेंट करना चाहिए, और जो मतलब हेल्दी पशु हैं या तो मवेशी हैं उनका अलग ट्रीटमेंट करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे ये केसेस में देखे हैं कि रिंग वैक्सीनेशन, यानी कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत जो भी, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हेडो क्षेत्र में अगर आया है, इसके आसपास के 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, रिंग वैक्सीनेशन जो हम कहते हैं, उसको भी वैक्सीनेशन का हम ये प्रोग्राम चला सकते हैं, ताकि उससे हम इसको बीमारी को वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं, ताकि यहाँ से दूसरी जगह में ये पशुओं के जो भी ये चीज़ हो यहाँ से नहीं जाए। जब जाएगा ही नहीं तो एकदम रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, मूवमेंट अगर बंद हो जाएगा तो बीमारी को हम वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि ट्रीटमेंट तभी होता है जब हम फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब हम पहले से ही अगर हम इसको बचाव का उपाय कर लें, जैसे हम वैक्सीनेशन का उपाय कर लें, तो ये बीमारी आएगा नहीं। जैसे अभी कोरोना के लिए अभी
पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में पूरा हम वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी तरह कार्यक्रम जो है फुट एंड माउथ डिजीज के लिए भी भारत सरकार चला रही है। और अभी पिछले 2 वर्षों में इसमें जितने भी मवेशी हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो सुअर हो, बकरी हो, भेड़ें हो, इसमें जो है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का जो कार्यक्रम है पूरे भारतवर्ष हर 6 महीने के अंतराल में चला रही। तो इसके द्वारा ही हमें, क्योंकि इसमें सभी का इसमें भागीदारी रहना बहुत ही जरूरी है। जी सर, अब जाते जाते हम आपसे एक जो किसान भाइयों को अपनी तरफ से संदेश पूछना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि साथ में कि जो भूमिका है फुट और माउथ डिजीज के लिए, ये भी बताइए। मैं सिर्फ किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि गाय पालन बहुत ही एक अच्छा लाभकारी व्यवसाय है, आप इसे एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रूप में भी अपना सकते हैं। बस 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना जरूरी है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे नहीं है, गिन चुन के बस 2 ही 3 बीमारियां हैं। उसमें एक बीमारी जो है फुट एंड माउथ डिजीज का आता है। हालांकि ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है पूरे भारतवर्ष में होती है। हालांकि ये पहले देखा गया है कि करीब करीब 200 या से 300 आउटब्रेक यानी कि महामारी केसेस जो है इसमें देखा जाता था। पिछले 10 या 15 सालों में इसमें काफ़ी गिरावट आई है। हमारे इन द्वीप समूह में भी हमारे जो संस्थान है और जो पशुपालन विभाग है, एक साथ हम लोगों ने मिलकर इस बीमारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल में किया था। 2005 में जब इसका आउटब्रेक हुआ था, उस वक्त हमारा जो संस्थान है और हमारा जो मेन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो FMD का एक जो स्टेशन है मुक्तेश्वर में, उसके साथ मिलकर हम लोगों ने इसमें काफ़ी इसमें अध्ययन किया है। और तभी से 2011 से हम लोग हमारे जो संस्थान है, यहाँ का जो नमूना है, खून का नमूना, इसके हम लोग जांच करते आ रहे हैं। और इसमें हम लोग देखा है कि 2005 के बाद में बहुत सारे पशुओं में इसके जो है एंटीबॉडी टाइटर यानी कि जो इन्फेक्शन टाइटर है मिला था। लेकिन इसके बाद हम लोग इफेक्टिव वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के माध्यम से, अवेयरनेस से इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करे थे। लेकिन 2018 में फिर से इसका प्रकोप हम लोगों ने देखा है। लेकिन उसके बाद भी 3 साल में, पिछले 3 साल में 2018 से 2021 तक के हम लोगों ने जो खून के नमूने के हम लोग जांच किए हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है इसमें करीब 1000 पॉपुलेशन में करीब 20 गाय इसमें जो खून के नमूने के आधार पर इसमें इन्फेक्शन देखा गया है। और अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो मुख्य संस्थान है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है, उसके साथ मिलकर हम लोग जो 20 जानवर हैं उसके भी फिर से हम लोग गले का जो इसमें जांच कर फिर से पता लगाएंगे और इसको फिर से हम लोग कंट्रोल करने में हम लोग एक साथ इसमें मदद करेंगे। तो डॉक्टर जयसुंदर सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी खुरपका और मुंहपका यानी कि फुट और माउथ डिसीज के संदर्भ में, उसके लिए आपका हमारे पूरे दूरदर्शन टीम की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपने व्यवसाय को और भी लाभप्रद बनाएंगे इन कदमों पर चलकर। तो जाते जाते हम आपको बता दें कि हमारा दूरदर्शन केंद्र पोर्टल सोशल प्लेटफॉर्म पर भी अपने कदम जमा चुका है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्टब्लेयर। हमारा फेसबुक ID दूरदर्शन पोर्टब्लेयर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर। इसके अलावा आप हमें सुझाव पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडोपोस्ट 744102। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hopddkportblair@gmail.com। तो अब हमें आशा है कि आप सभी अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रखेंगे और अपना भी अच्छे से ख्याल रखें। और अब हमें दीजिए इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।